बीजेपी के सीनियर लीडर और इकोनॉमिस्ट सुब्रमण्यन स्वामी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर अनएक्सेप्टेबल एलिगेशन लगाकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की रेपुटेशन पर क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं। तो दूसरी तरफ पिछले 11 सालों से इक़्तिदार पर काबिज नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट जो अपने हर बयानियों को पूरे भारत में कामयाबी के साथ फैलाती आ रही थी, वो अपनी ही सियासी जमात के एक लीडर के सामने इतनी हेल्पलेस और कमजोर नजर आई कि पूरी बीजेपी में एक भी लीडर ऐसा दिखाई नहीं दिया जो सुब्रमण्यन स्वामी की तरफ से लगाए गए एलिगेशन को डिनाई कर सके। तीन बार अपनी सख्त सियासी हरीफ और किसी दौर में नाकाबिले शिकस्त समझे जाने वाली कांग्रेस को इक़्तिदार के ऐवानों से दूर रखने वाले नरेंद्र मोदी का साम्राज्य उस वक्त जमीन बोस होता दिखाई दिया जब उन्होंने मई 2025 में अपने बिगेस्ट एनिमी पाकिस्तान के खिलाफ एक स्मॉल स्केल वॉर में कदम रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने का फैसला लिया। मगर सरप्राइज करते हुए महज 4 रोज बाद ही सीज फायर कर दिया गया। तब तक मोदी सरकार के लिए कई चैलेंजेस सामने आ चुके थे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के पहले हीरोज पाकिस्तान और भारत के बीच हुई एयर बैटल में पाकिस्तान की तरफ से भारत के 5 फाइटर जेट शूट डाउन करने का दावा किया गया था, जिसमें 3 फ्रेंच राफेल फाइटर जेट भी शामिल थे, जिसकी तस्दीक बाद में इंटरनेशनल मीडिया के अलावा भारत के ऑल वेदर फ्रेंड रशिया का सरकारी अखबार रशिया टुडे भी कर चुका था। पाकिस्तान ने अपने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए इंडियन फाइटर जेट्स को PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए उस वक्त निशाना बनाया था जब वो 200 किलोमीटर की दूरी पर अपनी लैंड बाउंड्रीज में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ मोदी सरकार पाकिस्तान की तरफ से किए गए 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने के दावे को रद्द करते हुए डोमेस्टिक ऑडियंस में अपनी सियासी साख बहाल रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मोदी सरकार की कोशिशों को उस वक्त शदीद धचका लगा जब जून 2025 में भारतीय मिलिट्री के CDS अनिल चौहान ने सिंगापुर में इंटरनेशनल मीडिया ब्लूमबर्ग और दी राइटर्स को इंटरव्यू देते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे कुछ फाइटर जेट्स गिराए गए थे। हैरानगी की बात यह थी कि अनिल चौहान से दिल्ली में भी पाकिस्तान की तरफ से फाइटर जेट्स गिराए जाने को लेकर कई बार सवालात पूछे गए थे। हर बार अपने आप को इस तरह के सवालों से बचाने वाले अनिल चौहान का गैर मुल्की सरजमीन पर जाकर गैर मुल्की मीडिया के सामने अपने फाइटर जेट्स के शूट डाउन होने को एक्सेप्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल था। राफेल का गिरना भारतीय फजाइया के लिए एक बहुत बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा था। ऑपोजिशन एतहाद के साथ साथ हुक्मरान जमात के अंदर से भी मोदी सरकार को खूब क्रिटिसाइज किया जाने लगा। सरकार जो पहले ही अपने मिलिट्री ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स और ऑपोजिशन एतहाद के जारहाना रवैया की वजह से बैकफुट पर थी। सुब्रमण्यन स्वामी के इस दावे को लेकर के पाकिस्तान ने भारत के राफेल फाइटर जेट गिराए मजीद मुश्किलात का शिकार हो गई थी। हद तो तब होगी जब राफेल डील को लेकर इसे मोदी सरकार का सबसे बड़ा ब्लेंडर कहा जाने लगा। सिर्फ अंबानी ब्रदर्स और उनकी कंपनी को माली फायदा पहुंचाने के लिए फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की डील करके अरबों डॉलर आग में झोंक कर भारतीय खजाने को बिग लॉस दिया गया था। हैरान कुन तौर पर राफेल फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अंबानी की एक ऐसी कंपनी को सौंप दिया गया था जिसने आज तक कोई आर्टिफिशियल प्लेन तक न बनाया था। यही वजह थी कि जिस दौर में फ्रांस से राफेल डील की गई थी उस दौर के भारत के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारेकर इस डील को लेकर मोदी सरकार से सख्त इख्तलाफ रखते थे, मगर सरकार की जानिब से इन पर इतना दबाव बढ़ाया गया कि ना चाहते हुए भी वो इस डील को एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो गए। मनोहर पारेकर का मानना था कि राफेल फाइटर जेट्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो एयर बैटल के दौरान कोई खास इम्पैक्ट छोड़ सके। पारेकर के इस दावे को उस वक्त मजबूती मिली जब CDS अनिल चौहान के बाद मलेशिया में मौजूद इंडियन एम्बेसी में तैनात इंडियन नेवी के आताशी कैप्टन शिव कुमार ने मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 5 फाइटर जेट के हुए नुकसान को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि कुछ पॉलिटिकल फैसलों की वजह से हमें अपने फाइटर जेट्स गंवाना पड़े। मिलिट्री की तरफ से आने वाले पह दर पे स्टेटमेंट्स ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार के बयानियों को कमजोर किया था बल्कि ओपोजिशन एतहाद को भी एक बेहतर पोजीशन में ला खड़ा किया था। ओपोजिशन मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ना देकर मोदी सरकार को टफ टाइम दे रही थी। मगर अभी तक जो हुआ वो तो एक ट्रेलर था।
असल पिक्चर चलना तो अभी बाकी थी, जिसने मोदी सरकार को घुटनों पर ला खड़ा किया था। दरअसल जून 2025 में इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान, चीन और तुर्की के अलायंस की बात करके मोदी सरकार के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी थी। ये जानते हुए भी कि मोदी सरकार चीन के सामने सरेंडर करते हुए भारत की खुद मुख्तारी को गिरवी रख चुकी है। दरअसल पाक भारत स्मॉल स्केल वॉर में हुए सीज फायर के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान का सपोर्ट करने पर तुर्की और अजरबैजान के इंपोर्ट पर बैन लगाकर इनके सामान का भारत में बाइकाट शुरू कर दिया था। तो दूसरी तरफ चीन का बाइकाट तो दूर की बात, ऑपरेशन सिंदूर में इनके किरदार को एक्सेप्ट तक ना किया गया था। ये जानते हुए भी कि जिन फाइटर जेट्स और मिसाइल से राफेल को शूट डाउन कर भारतीय एयरफोर्स को बिग लॉस दिया गया था, वो पाकिस्तान को चीन की तरफ से ही प्रोवाइड किए गए थे। मोदी सरकार की चीन को लेकर इस पुरस्कार खामोशी का ऑपोजिशन ने जमकर एहतजाज किया था। सुब्रमण्यन स्वामी ने मोदी सरकार की तरफ से चीन को लेकर इस शेमलेस पॉलिसी का खुलासा करते हुए वाजा किया कि चीन के पास मोदी की नाजेबा वीडियोस और कुछ दस्तावेजात हैं जो न सिर्फ मोदी बल्कि पूरे भारत को इंटरनेशनल सतह पर रुसवाई की गहरी खाई में धकेल सकती हैं। मोदी की ये वीडियोस चीन ने उस दौर में बनाई थी जब मोदी गुजरात के वज़ीर आला की कुर्सी पर बुराजमान थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2001 को, जब आरएसएस की परमिशन के बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी के ही केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का वज़ीर आला नामजद कर दिया था। गुजरात के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने चाइना के कई विजिट्स किए। इस दौरान 2004 और 2009 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने जीत हासिल करके बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल कर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया था। मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे टर्म में चीन में बतौर एम्बेसडर एस जयशंकर का इंतखाब किया था। एस जयशंकर चीन में बतौर एम्बेसडर भारत के लिए काम और नरेंद्र मोदी के लिए वर्क ज्यादा करते दिखाई दिए। इसी दौरान मोदी ने चाइना के कई विजिट्स किए। इन विजिट्स के दौरान मोदी के लिए अय्याशियों का तमाम सामान मुहैया करना एस जयशंकर की जिम्मेदारी में शामिल था, जिनमें चाइनीज खूबसूरत लड़कियां भी शामिल थीं। रात की तारीकी में इन खूबसूरत लड़कियों के साथ खेलते हुए नरेंद्र मोदी के वहमो गमान में भी ना था कि जिस पल को वो अपनी जिंदगी के हसीन पलों में शामिल करना चाहते हैं, यही पल नरेंद्र मोदी के लिए जिंदगी का अजीमत बड़ा पल बन जाएंगे और मोदी की खुद मुख्तारी के वजूद को ऐसी तारीक राहों में ले जाएंगे जहां से मोदी का सरवाइव करना महज एक ड्रीम बन के रह जाएगा। दरअसल मोदी जब अपने बेडरूम में लड़कियों के साथ शबाब के नशे में धुत था, तभी चाइनीज खुफिया एजेंसी MMS अपने कैमरे में मोदी की खुद मुख्तारी को गिरवी रखने की तारीख लिख रही थी। ये ऐसी वीडियोस थी जिनका इस्तेमाल करके चीन आने वाले वक्त में भारत की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाला था, जिसका एक एग्जाम्पल 2020 में उस वक्त देखने को मिला जब चीन की PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख में मौजूद गलवान घाटी में घुस आई थी। PLA ने न सिर्फ लद्दाख की काफी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था, बल्कि 15 जून 2020 में होने वाली इंडियन आर्मी और PLA के बीच झड़प में कहीं इंडियन फौजियों को मौत के घाट उतार कर भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया था। इतने बड़े लॉस ने भारत के दरो दीवार को हिला के रख दिया था। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने चीन के सामने सरेंडर रहने की कसम खाते हुए अपने देश के फौजी जवानों के खून से गद्दारी की ऐसी मिसाल कायम की जो भारत की 78 साल तारीख में हमेशा एक स्याह धब्बे के तौर पर याद रखी जाएगी। यही रीजन था कि 2024 के जनरल इलेक्शन में अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली मोदी सरकार 240 तक महदूद रहते हुए बैसाखियों के सहारे हुकूमत बनाने पर मजबूर हो गई। और अब ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार की नाक़िस हिकमत अमली ने मोदी के सियासी कैरियर पर क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया है। सुब्रमण्यन स्वामी की माने तो RSS सितंबर में एक बड़ा फैसला लेते हुए मोदी को बीजेपी की सियासत से हमेशा के लिए माइनस करने जा रही है। सुब्रमण्यन स्वामी के इस दावे में कितना सच है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। मगर जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आया है वो ये है कि जो सुब्रमण्यन स्वामी किसी दौर में मोदी की फ्रेंड लिस्ट में टॉप पर थे और जिन्होंने 2014 के जनरल इलेक्शन में मोदी की इलेक्शन कैंपेन में एक जानदार किरदार अदा करते हुए मोदी को वजारत आला की कुर्सी पर बिठाने में अहम किरदार अदा किया, वो सुब्रमण्यन स्वामी आज मोदी के इतना अगेंस्ट कैसे चले गए कि पूरे वर्ल्ड के सामने मोदी की धोती खोलकर उसे एक्सपोज करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं
नहीं देते। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी के लिए की गई दरीना खिदमात को देखते हुए आरएसएस ने इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करने का प्रोसेस पार्टी के सामने रखा था। नरेंद्र मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी के ऑप्शन को रद्द करके निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर नामजद करते हुए स्वामी से दुश्मनी की ऐसी बुनियाद रखी जिसका नजारा आज पूरी दुनिया देख रही है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अपनी वजारत को लेकर एक सेल्फिश किरदार निभाते आए हैं। मोदी सुब्रमण्यम स्वामी को अपनी वजारत आला को लेकर सबसे बड़े खतरे के तौर पर देख रहे थे। अगर सुब्रमण्यम स्वामी एक बार भी फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते तो उनके लिए वजारत आला की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता। मोदी की हठधर्मी और कुर्सी से लगाव ने भारतीय सियासत पर कोई इम्पैक्ट छोड़ा हो या ना हो, मगर भारत की रेपुटेशन को आलमी सतह पर ऐसा दचका दिया है जिसके आफ्टर शॉक्स भारत दहाइयों तक महसूस करेगा। आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।